बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं। संडेज़ को जो खाना पीना और बाकी तमाम चीज़ें चलती हैं ना, उसका जो इफ़ेक्ट है वो मंडे मॉर्निंग को होता है। और अगर आप अर्ली राइज़र हैं, आपको अर्ली उठना पड़ता है, तो ख़ास तौर पे मुझे महसूस होता है कि मंडे इज़ अ डिफ़िकल्ट डे, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ स्लीप, बल्कि जो खाना पीना आपने जो कुछ खाया होता है, जो कुछ किया होता है ना, उसकी सारी एक फीलिंग होती है जो मंडे को आपको महसूस होती है। और आज के प्रोग्राम में भी बहुत कुछ हमने आपके लिए डिसाइड किया और बहुत सी ओवरऑल वीकेंड पे भी हम आपस में बातें करते रहते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन मैं पहले से आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि आज हमारे पास नेटवर्किंग के कोई इश्यूज़ हो गए हैं और टेक्निकली हमने जिस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करना था और अपने प्रोग्राम में इनकलकेट करना था वो हम नहीं कर पा रहे हैं। नेवरदलेस हम उसके अलावा भी ज़ाहिर है जो प्रोग्राम है ट्रांसमिशन से चलाएंगे, लेकिन उसमें वो जो वैल्यू एडिशन होती है वो कहीं कहीं शायद मिसिंग होती है। मैं पहले से आपको बता देती हूँ। और कहानी सुनाने से पहले एक और चीज़ बताऊँगी, वो ये कि जो यूजुअली जो मेरा ड्रेस होता है उसका नाम चल जाता है, लेकिन आज कोई उस तरह के डिज़ाइनर वाला नहीं, बट दिस ड्रेस इज़ बाय माई किड्स। और मेरे बच्चों ने, क्योंकि दिस इज़ स्पेशल मंथ फॉर मी, सो दिस इज़ देयर गिफ्ट। और क्योंकि कोई भी चीज़ जो वो मेरे लिए करते हैं अपनी पॉकेट मनी से या एफ़र्ट करके या टाइम लगा के या सोच के, दैट्स रियली क्लोज टू माई हार्ट। तो मैं ये एक्सप्रेशन उनके लिए ऑन एयर करना चाहती थी। आज की जो हमारी कहानी है ना, वो इसी एहसास पर है। बहुत सी चीज़ें आपको जब तक एहसास ना हो वो बेईमानी होती हैं, लेकिन जब आपको कोई उसका एहसास दिला दे तो फिर आपके लिए वो कीमती होती हैं, अनमोल होती हैं और ख़तरनाक भी हो जाती हैं। एक बादशाह सलामत सर्दियों की शामों में आया जाया करते थे, बाहर अंदर ये वो। जब भी वो गुजरा करते थे महल के अंदर आते थे, दरबान को देखते थे। एक दिन वो रुक गए और उससे कहा कि इतनी शदीद सर्दी हो रही है और तुम्हारी जो वर्दी है ये तो बहुत पतला कपड़ा है, तुम्हें सर्दी नहीं लगती? तो उस दरबान ने कहा कि मुझे काफ़ी सर्दी लगती है बादशाह सलामत, लेकिन बात यह है कि मेरे पास ये एक ही वर्दी है, इसके अलावा वर्दी नहीं है, इसके अलावा वो वाले गर्म कपड़े नहीं हैं। बादशाह सलामत ने कहा अच्छा तुम रुको, मैं अंदर जाता हूँ और तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भेजता हूँ। बादशाह सलामत जैसे ही अंदर गए, जाहिर है बादशाह सलामत थे, बहुत सी चीज़ें उनके सामने आ गई, लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे उनसे बात करने के लिए। अपनी गहमा गहमी में वो ये भूल गए कि उन्हें गर्म कपड़े बाहर भेजने थे। और जब सुबह उठ के देखा तो वो दरबान की अकड़ी हुई लाश बादशाह सलामत के सामने थी। तो उसने जाते जाते अपनी उंगलियों से वहाँ जो करीबी रेत थी उस पर लिखा कि बादशाह सलामत, आज से पहले मुझे सर्दी का इतना एहसास नहीं हुआ जितना आपके गर्म कपड़े भेजने की उम्मीद की वजह से हुआ। मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो सर्दी ना लगी जो आज आपके इस वादे पर लगी। तो बात यही है कि जब हमें कोई चीज़ का एहसास दिलाया जाता है या हम उसे महसूस करते हैं, ये हर जाविये से है, हर तरह से है, तो वो हमें ज़्यादा उसकी फीलिंग होती है। जैसे कहते हैं ना कि अगर दर्द है, तबीयत ख़राब है या कोई ऐसा और मामला है, तो उसकी शिद्दत को जितना आप महसूस करते जाएंगे उतनी ज़्यादा वो शदीद होती जाएगी। जितना आप, ये माइंड गेम है, जितना ज़्यादा आप उसे अपने दिमाग से हटाएंगे या आप दूसरी तरफ अपना दिमाग लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप उस परेशानी से या बीमारी से दूर हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं जो आपको एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तुम कमज़ोर हो, तुम परेशान हो, तुम ऐसे तुम वैसे। तो वो एहसास हम में डेवलप हो जाता है। तो इन महसूसात से और इन एहसासात से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए और अपने ऊपर वही चीज़ तारी करनी चाहिए जो आपके लिए फ्रूटफुल हो या बेहतर हो। खैर, ये सिर्फ कहने की बातें यूँ हैं कि हम इसको जब प्रैक्टिकली करने लगते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। बहुत सी बातें भी ओवर द वीकेंड हो गई हैं और वो बातें जिसमें मैच तो ओ हो मतलब मैच के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, कल जितनी कोचिंग क्लासेस थी वो कैंसिल हो गई। जितने लोगों को कुछ काम हुआ करता था संडेज़ को वो भी कैंसिल हो गए। पाकिस्तान में ये रहा, सब ने सब कुछ कैंसिल कर दिया क्योंकि सबको मैच देखना था। ठीक है भाई, क्रिकेट है, मैच है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, सबको देखना चाहिए। वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप पे पहुंच गया। बट मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या इंग्लैंड में भी सब ने सब कुछ कैंसिल कर दिया था मैच के लिए? पाकिस्तान में तो सबने यही किया था, पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ सारी चीज़ें एक तरफ करके सबको, क्योंकि मैच देखना था।
और उसके अलावा जो भूले भटके लोग जो मतलब सोशल मीडिया पे ये लगाना कि मैं तो आयत करीमा का विर्द कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं तो ये फ़लाने नफिल पढ़ रहा हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ, मुझ जैसे इंसान के लिए आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग और यू मे हेट मी फॉर दिस, लेकिन मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जो इबादतें हैं, जो बातें हैं, जो दुआएं हैं, एक तो वो भी सोशल मीडिया पे अगर हम करेंगे तो फिर तो क्या ही होगा, क्योंकि कहते हैं कि जो अल्लाह से आपका राब्ता है और जो दुआ है वो तो किसी दूसरे बंदे को भी शायद नहीं पता चलनी चाहिए, वो तो बस आपका और आपके मालिक का एक राब्ता है और आप उससे जो कह रहे हैं वो उसकी और आपकी बात है। बहरहाल ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्रिकेट पे भी हम बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि टर्की से हम एक सहाफ़ी हैं उनको अपने साथ फ़ोन कॉल पर भी ले सकें। हम चाहते थे स्काइप पे वो हमारे साथ मौजूद हों, बट देयर आर नेटवर्किंग इशूज़, सो लेट्स सी कि हम किस तरह से उनको अपने साथ शामिल गुफ्तगू करते हैं। और क्योंकि टर्की में कल ब्लास्ट हुआ है, एक ऐसी मुमलिकत, एक ऐसी कंट्री जो अपने बहुत से अच्छी बातों की वजह से मशहूर है। क्या हुआ कि वहाँ ये टेररिस्ट अटैक हुआ। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम इन तमाम चीज़ों पर नज़र डालेंगे, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आपको आगाही देंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ख़वातीन और हज़रात, कल हमने एक अफसोसनाक ख़बर सुनी टर्की के हवाले से, और वहाँ का एक बहुत फेमस एंड फेवरेट स्पॉट तकसीम स्क्वायर। ज़्यादा बेहतर तरीके से तो जो हमारी मेहमान है वो हमें बताएंगी, लेकिन वहाँ पर हमने बॉम्ब ब्लास्ट की ख़बर सुनी, उसके बाद कुछ फुटेजेस भी आई, वायरल हुई। और पहले तो मैं इस फोरम से, GTV के और अपनी टीम की जानिब से और तमाम लोग जो इस फोरम से कनेक्टेड हैं और अपनी जानिब से इजहार यकजहती भी करना चाहती हूँ और कंडोलेंस भी पेश करना चाहती हूँ वो लोग जो गुजर गए इस हादसे में, इस सानहे में। बट एट द सेम टाइम हम मजम्मत करते हैं इस तरह के वाक़यात की। और टर्की में 2016 के बाद अब ये वाक़या पेश आया है, लेकिन टर्की की जितनी पॉपुलैरिटी है और जिस तरह से उसे सेफ़ कंसिडर किया जाता है और जिस तरह से लोग टर्की के मुख्तलिफ अट्रैक्शंस और स्पॉट्स को पसंद करते हैं, आई थिंक ये कलेक्टिव एक हम सब के लिए बड़ा सैड मोमेंट है इस वक्त। और इसको डिस्कस करने के लिए, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए उज़्मा अल करीम साहिबा, जो कि एक पाकिस्तान का रेगनाइज चेहरा है और रेगनाइज नाम है, सहाफ़ी हैं, क्योंकि टर्की में अब रहती हैं, वहीं से हमें कनेक्ट कर रही हैं और हमें तफसीलात से आगाह भी करेंगी। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा। वालेकुम सलाम नुसरत। सबसे पहले तो उज़्मा आपकी और घर वालों की खैरियत हम जानना चाहते हैं, और आपके जितने और फ्रेंड्स वहाँ पर हैं, फैमिली वहाँ पर है। हाँ निश्चित, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब लोग खैरियत से हैं। और फिर यहाँ पे मेरी एम्बेसी और काउंसिलेट से बात हो तो इस हादसे में पूरी की पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो महफूज है। पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी महफूज है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? जैसे 6 लोगों का हमने सुना जो अपनी जान से चले गए, कुछ जख्मी भी हुए हैं शायद। जी बिल्कुल, लेकिन मैंने अपने जो हमारे यहाँ के लोकल ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी सबसे पता किया, और फिर एम्बेसी और काउंसिलेट से भी हम रास्ते में थे, वो लोग भी कंट्रीब्यूट से जो है कम्युनिटी से रास्ते में थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर सी बात जिनका नुकसान हुआ है वो तो एक हम सभी इस अफसोस में उनके साथ शामिल है, लेकिन पूरी की पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो अब तक इस हादसे से महफूज रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज बहुत सारे लोग वहाँ एज टूरिस्ट भी जाते हैं और वहाँ पर रहते भी हैं। खैर, उसमें से ये वाक़या जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे और मैंने ऑन एयर भी बताया कि 2016 के बाद अब हुआ है, ये दहशतगर्दी का वाक़या है। इस पे आपकी स्टेट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है? किस तरह का सेंटिमेंट है जो आप शेयर करना चाहेंगी? देखिए, 1 से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। यहाँ की इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने बताया है रात में कि 1 से 2 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। और उनके मुताबिक PKK एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है, और ये कुर्दिश इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है टर्की की। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि PKK इसमें मुलव्वस है। तो ये एक बहुत रिसेंट डेवलपमेंट है, जैसे 3 घंटे पहले ये डेवलपमेंट हुई है कि उन्होंने जो है इस ऑर्गेनाइजेशन पर इल्जाम लगाया है। ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अब तक
इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई है, लेकिन यहाँ से हुकूमत का ये कहना है कि उसके मुलव्वस होने का काफी इम्कान है। इसके अलावा एक और चीज हुई कि जब 4:20 पर ये धमाका हुआ तो उसके बाद जाहिर सी बात है सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत सारी खबरें हर तरफ कि इतने लोग इंजर्ड हैं या इतने लोगों के जान से जाने की जो है वो खबरें हैं। जी। तो फिर टर्किश मीडिया है, कंट्रोल मीडिया है, बड़ा कंट्रोल मैकेनिज्म है, मेच्योर सोसाइटी है, तो इन्होंने लाइव कवरेज की पाबंदी लगा दी है, पूरे के पूरे मीडिया को पाबंद कर दिया कि आप जो है ये पैनिक क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए कोई भी खबर इस बारे में नशर नहीं की जाएगी। फिर हुकूमत की जानिब से भी या फिर मेयर गवर्नर की जानिब से बताया गया कि रजब तय्यिप एर्दोगान जो कि सदर है तुर्की के, वो जा रहे थे बाली, तो उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने बताया कि 6 लोग जो है वो इस हादसे में जान बहक हुए हैं। उसमें एक 3 साल की बच्ची भी, गवर्नमेंट ऑफिसर है, और एक 3 साल की बच्ची भी है। और इस खातून के मुलव्वस होने का उन्होंने इम्कान जाहिर किया था, लेकिन अब ये बात उन्होंने बता दी है कि वो खातून का बिल्कुल इस्तिक्लाल स्ट्रीट जो है, जिसे आपने भी देखी है, तो जो मेन तकसीम मैदान है वहां से जब आप गलाता टावर की तरफ जाते हैं तो वो रास्ता इस्तिक्लाल स्ट्रीट कहलाता है। वहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स में बैठने की जगहें हैं, और उन जो बैठने की जगहें हैं उनके साथ साथ प्लांटेशन पॉट्स लगाए हुए हैं बड़े बड़े। तो वो खातून की जो फुटेज आई है वो पहले तो गलत फुटेज आ गई 2016 के ब्लास्ट की, वो जो ब्राउन कोट वाली एक फुटेज है, लेकिन फिर उसको भी उन्होंने बताया कि ये गलत है, 2016 की है, कि एक खातून 40। अच्छा, सो इस वक्त जो सोशल मीडिया पर फुटेजेस चल रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारी मेरे पास भी आई थी और हमने अभी वेरीफाई करने की कोशिश की थी कि हम क्या चलाएं या क्या ना चलाएं, क्योंकि ये पुरानी फुटेजेस भी हैं इसमें। बिल्कुल, वो जो एक खातून है जिन्होंने हाफ स्लीव जैकेट पहना हुआ है ब्राउन कलर का, ठीक, और वो एक दुकान के अंदर दाखिल होने की कोशिश जा रही है, मैंने किसी को वेट किया और फिर वो ब्लास्ट हुआ। तो ये फुटेज 2016 की है, ठीक है। लेकिन अभी ये सीसीटीवी के फुटेज है कि खातून बेंच पे बैठी हुई है, बहुत देर तक बैठी रही, और फिर जब वो गई तो वहां पर ब्लास्ट हुआ। तो जो खदशा है वो ये है कि वहाँ बैठी रही, अब जो थैला था जो उन्होंने वहाँ पे रखा, प्लांट किया, और फिर जाके उन्होंने उसको ब्लास्ट किया। तो ये जो है ये फुटेज सही है, लेकिन जो एक और फुटेज चल रही है वो पुरानी है, और इन तमाम चीजों की वजह से जो है मीडिया को बैन किया गया कि जब तक अथॉरिटीज कोई चीज आपको ना बताए तब तक आप उसको, अच्छा, वो पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। ठीक, तो हमने देखा कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद कर दी गई, वहाँ हेलीकॉप्टर यूज कर रहे थे, अब ये कब खोलेंगे पता नहीं, लेकिन मैं रहती हूँ एशियन साइड पे, तो यहाँ पे भी अब हम देख रहे हैं कि सर्विलेंस जो है वो बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है, ओके, और बहुत सख्ती से चेकिंग भी हो रही है। यहाँ पे जनरली पुलिस हर जगह आपको दिखाई भी देती है, और ऑटोमेटेड सर्वेलेंस सिस्टम बहुत उनका स्ट्रॉन्ग। अच्छा उस्मा, एक लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा जेनेरिक क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जब रिसेंटली कराची यूनिवर्सिटी में ब्लास्ट हुआ था तो उसमें भी एक खातून की फुटेज आई थी। अब जिस तरह आप इसमें बता रही हैं इसमें भी एक खातून की फुटेज आई है। अब इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं या सानहे हैं उसमें ये ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट पहले भी थी लेकिन अब बढ़ती भी नज़र आ रही है, इस पर कोई कॉमेंट करना चाहेंगी? देखिए, ख़वातीन जो है वो एक सॉफ्ट इमेज कैरी करती हैं। हाँ जी, तो चेक पोस्ट हो गए या पॉइंट्स हो गए या सर्वेलेंस हो गए, तो वहाँ पे जनरली ख़वातीन को एक कंपैरेटिवली रिलैक्सेशन मिलता है। तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिस तरह के चीजें प्लान करते हैं, तो उनको लगता है कि अगर ख़वातीन को इसमें इस्तेमाल किया जाए तो उनके लिए ज्यादा आसानी हो जाती है, और ये एक फैक्ट भी है। लेकिन इस तरह के वाक़े और बाकी ख़वातीन के लिए भी मुश्किल क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब आप खातून होती हैं या कुछ होता है तो आपको चेकिंग में भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। ठीक, तो ये एक फर्स्ट क्लास चीज है कि ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका खुलियाजा बाकी ख़वातीन यकीनन भुगतेंगी। हाँ भुगतेंगी, बिल्कुल। सो विद दैट थैंक यू सो मच उज़्मा अल करीम, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और आपने हमें इन्फॉर्म किया, ये तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर की। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, ये टर्की के इस वक्त के हालात हैं और मैं इसमें ये बात पे दोबारा बात करना चाहूँगी कि जो फुटेजेस आ रही हैं, जो हमारे पास वीडियोस आती हैं, उसको आप लोग एक बार देख लिया कीजिए। हमारे पास इस वक्त नेटवर्किंग के थोड़े से इश्यूज़ थे, लेकिन उसके अलावा भी
हम जब कोई चीज़ प्ले करते हैं तो उसमें चेक करते हैं कि आया ये इसी इंसिडेंट की है या नहीं है, या जो भी फुटेजेस हमारे पास आ रही होती हैं वो कितनी रेलेवेंस रखती हैं या नहीं रखती हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से या ज़िम्मेदार इंसान होने की हैसियत से जो फुटेजेस आ रही हैं, जो बातें आ रही हैं, उसमें जो बात आए उसे आगे फॉरवर्ड ना कर दिया करें। अगर उसमें सनसनी लगती है, उसमें आपका एड्रेनल एकदम से बढ़ जाता है और आप एक्टिवेटेड फील करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हकीकत है, वो सिर्फ आपको प्रोवोक करने के लिए है। उसके आगे आप जब खबर देते हैं तो वो पैनिक क्रिएट करती है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। ना सिर्फ हम बात करेंगे, अगर मौका हुआ तो आपकी कॉल्स भी लेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और कल क्रिकेट मैच की वजह से तमाम लोगों ने घरों में पकवान बनाए, नाश्ते खाने और न जाने क्या क्या कि घर में सुकून से हम मैच देखेंगे। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बड़ी सारी चीज़ें कैंसिल भी कर दी। जो मुझे सिर्फ अफसोस जो पढ़ाइयाँ हमने कैंसिल की हैं उसका है। टीचर्स ने भी छुट्टियाँ की। बहरहाल वर्ल्ड कप एंड क्रिकेट का एक फीवर है और एक पसंदीदगी है लोगों की, तो उसकी वजह से ये सब होना था। अब जो हो चुका है उस पर हम बात करेंगे। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सिलेक्टर हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तौसीफ साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि 92 को बार बार कहा जा रहा था, बल्कि पिछले दिनों भी जब आप हमारे प्रोग्राम में थे तो हमने ये बात कही थी कि 2022 एंड 92 हमें लगता था कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ और सारी निशानियां जो हैं उसकी आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ वो निशानियां भी पूरी नहीं हुई। फिर लोगों का ये भी कहना था कि अगर बारिश हो गई तो चलें पाकिस्तानी टीम की कोई बचत हो सकती है और हम जीत सकते हैं। आपने सही कहा और यकीनी तौर पर लोग शायद ये थे, वेदर का तो कुछ पता नहीं होता, अल्लाह की तरफ से है। बहरहाल वहाँ का वेदर 80% ठीक होता है, बट बहुत अच्छी बात है। ये ना होता कि 10-10 ओवर का मैच होता, वो बिल्कुल पूरा मैच हुआ और नज़र आया सामने, और जो टीम आई थिंक बेस्ट थी वो जीत गई। बेशक जो बेहतरीन टीम थी और जो काम करता है, जो कंसिस्टेंट होता है, वो जीत ही जाता है। तौसीफ साहब, हमने फील्डिंग के हवाले से भी कल सोशल मीडिया पे बड़ी बातें हो रही थी कि फील्डिंग में बहुत सारे फ्लॉज थे और बहुत मसाइल थे। आप क्या कमेंट करेंगे इस बारे में? देखिए, गलती तो हम पता नहीं कब से करते आ रहे हैं। ज़ाहिर है वो फिर वही दोहराएंगे हम कि आप जो है ठीक है आप फाइनल में पहुंच गए, ये तो अपनी जगह है, बट लेकिन फाइनल में आप जिस तरह पहुंचे हैं उसको वो भी सोचना चाहिए। आपने सेमीफाइनल बहुत ही अच्छा खेला और इतना अच्छा खेला कि सब कह रहे थे कि यार पाकिस्तान टीम फॉर्म में आ गई, लेकिन क्या हुआ अगले, यानी कंसिस्टेंसी किधर है? कहीं भी नहीं। आपने देखा अगेन वही कि आप 6 ओवर में वही 35 रन 38 रन और उसके बाद जो है वो फिर वही 130-35 रुपये, 130-35। आप क्या समझ रहे हैं कि क्लोज मैच हुआ? लोग समझ रहे हैं क्लोज मैच हुआ और एंड तक चला गया। नहीं भाई, उनको ज़रूरत ही नहीं थी मारने मुरने की, वो अच्छी टीम थी। हम तो पहले ये बात कर चुके थे कि इंग्लैंड जो है बेस्ट टीम है। ठीक है, फॉर्मेट ऐसा है, कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक आउट क्लास किया है अगर देखा जाए तो इंग्लैंड ने। शाहीन शाह के हवाले से क्या कहेंगे आप? उनका इंजर्ड होना वर्ल्ड कप में, और क्या ये टर्निंग पॉइंट था? और फिर इंजरीज और ये अनफिट हमारे यहाँ हो जाना, ये थोड़ा सा मतलब बड़ी जल्दी जल्दी होता है मुझे लगता है। अनफिट और प्लेयर्स भी होते हैं दुनिया भर में, लेकिन शाहीन ऐसे लगता था कि फिट हैं, अचानक से इंजरी और अचानक से अनफिट हो जाना और फिर उनका इस तरह से पूरी तरह से उनकी प्रेजेंस ना होना, इसको आप किस तरह एनालाइज करते हैं? अब यार ये तो पहले से चल रहा है सिलसिला। बहरहाल ज़रूरत थी तो उन्होंने बाद पहले भी खिला दिया, अब भी खिला दिया, और जो इंजरी उनको अल्लाह बेहतर जानता है। तो डॉक्टर से पूछें जो बार बार जो है थैला लेके अंदर भागे चले जा रहे थे, उनसे पूछे ना। और कहते हैं कि बड़े कॉम्पिटेंट हैं डॉक्टर हमारे। तो भाई 3 आदमी आप लेके फिर रहे थे साथ, अनफिट 15 में से 2-3 प्लेयर आप लेके फिर रहे थे, तो कोई है चेक एंड बैलेंस करने वाला? कोई है?
कि मतलब आपकी टीम और 3 उनमें ऐसे थे जो नाकाम हो चुके थे, तो कितने की टीम रह गई आप अंदाज़ा लगा लें खुद। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि टोटली हम हार गए अपनी जगह, कोई बात नहीं है, लेकिन क्लीन अप की ज़रूरत है, प्लानिंग की भी ज़रूरत है। और बैटिंग लाइन पर हमेशा से क्रिटिसिज्म हो रही है, ख़ास तौर पे मिडिल ऑर्डर पे। बैटिंग की जो ओवरऑल जिम्मेदारी है या उसकी जो वीकनेसेस थी, आप समझते हैं वो कैप्टन के ऊपर आ रहा है, कैप्टन के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है? पूरी मैनेजमेंट पे जाती है, आप सिलेक्शन कमेटी से लेके सब पे जाती है। ये तो आपको पता था कि आप में कितनी डेप्थ है, आप में कुछ भी नहीं, वो तो बीच में आपको इफ्तिखार ने कर दिया, एक आध जो है और किसी ने कर दिया, तो आप इतनी उसमें चले भी गए। वरना वही वाली बात के आपके चेयरमैन भी साथ कह रहे हैं कि आपको जो है नीदरलैंड का भी शुक्रगुजार होना चाहिए, वो खुद भी कह रहे हैं बात ये। लेकिन आप क्रिकेट तो अच्छी नहीं खेले और ना आपने कभी सिलेक्शन अच्छी की। ये नहीं कि आप हारने के बाद हम ये बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं पहले से कि आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी और क्राइटेरिया आपका जो है वो समझ नहीं आता क्या क्राइटेरिया है। और सारी चीज़ें अगर आपने कप्तान पे छोड़ दी तो फिर फ़ायदा क्या। और मैनेजमेंट भी वो जिसकी आवाज़ ही मुंह से नहीं निकलती, जो भी मैनेजमेंट बैठी है, चाहे हेड कोच हो या बॉलिंग कोच हो या जो भी साथ है, तो आपने देखा कि इतने टाइम से साथ हैं हमारे दो, यूसुफ साहब और सकलैन, क्रेडिट ले गया वो, आन के हेडन ले गया, एक 10 दिन के अंदर वो क्रेडिट सारा ले गया, उसने बाबर से रन्स भी करवा दिए। तो कहाँ हैं हम? आपकी इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं ये बात करना चाहूँगी कि हम फाइनल में पहुँच गए और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल है, अचानक से कोई सरप्राइज़ दे देती है, अच्छा खेलते खेलते इस तरह नीचे आ जाती है परफॉर्मेंस, और नॉर्मल या मीडियोकर गेम उनको कहाँ से कहाँ ले जाता है। जिस तरह अभी भी हमने देखा कि फ़ाइनल तक पहुँच गए, लेकिन फ़ाइनल तक पहुँच जाना, आप जैसे हम पहुँचे हैं वो सबके सामने है। इस फाइनल तक पहुँचने को आपने किस तरह देखा है? यार इस फॉर्मेट में बहुत अपसेट हुए हैं, हकीकत तो यही है। थोड़ा सा मज़ा किरकिरा किया, बारिश ने भी, वेदर ने भी किया, लेकिन जो एक चीज़ वेस्ट इंडीज़ देखें एकदम बाहर हो गई, आप देखें श्रीलंका किधर चली गई। मतलब ऐसे ये फॉर्मेट में ऐसा होता है। बट हम अपने टीम का मुआवजा अगर करें तो हमने तो सिलेक्शन से लेके और बाद तक हमारे पास तो पता ही नहीं था कि मिडिल ऑर्डर है भी कि नहीं है। और फिर वही एक चीज़ जो बार बार हम दोहरा रहे थे कि भाई आप पहले 6 ओवरों को कैश नहीं कर सके, एक आध मैच में अगर आपने कर भी दिया तो कौन सा तीर मार दिया, और फिर आप दुनिया कह रही है और आप हटने का नाम ही नहीं ले रहे हो। भाई थोड़ी चेंज करके देखते हो। मिसाल दी है मैंने कि फिंच को बैठ गया, खुद कप्तान बैठ गया मैच में, अनफिट नहीं था, टीम की बेहतरी के लिए बैठ गया। तो आप भी टीम की बेहतरी के लिए नीचे चले जाते हो और अब लोगों से वो दिलवा रहे हैं क्या नाम है कि जी बाबर बेस्ट और ये और वो, ये बातें करने का फ़ायदा कोई नहीं। अब इसके बाद आपको लगता है कि पीसीबी में कोई चेंजेस आएंगे या पीसीबी की सोच में कोई चेंजेस आएंगे या कोई तब्दीली वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये तमाम चीज़ें ट्रिकल डाउन इफेक्ट करके बाकी सब पे आती हैं और उनका मिजाज भी बनाती हैं या उनकी आइडियोलॉजी या उनका विजन भी क्रिएट करती हैं। तब्दीली मैं कभी भी ऐसा नहीं है, वो तो हमारे यहाँ तो हमेशा हुआ है कि जब हारेंगे ना आप और तो सारा जो है सारा कुछ चेंज हो जाता है। और अगर ऊपर से ज़रा तगड़ा काम है तो फिर तो कुछ नहीं होगा, वरना माजी में भी हम देखते रहे हैं कि सारा कुछ साफ़ हो जाता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तानी के लिए आपको टीम की सिलेक्शन के लिए बेहतर सिलेक्टर रखने चाहिए और पुराने उसमें आना चाहिए आपको, और एक हेड सिलेक्टर जो होता है यानी चीफ सिलेक्टर और उसके बाद 3 सिलेक्टर। तो ये जो बनता है सिलसिला वो है, और ऐसे रखें जो ज़रा पावरफुल हो और ये ना हो कि वो पीछे से किसी ने कह दिया तो वो काम कर लिया। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, आपकी इस तमाम ऑब्जर्वेशन का और इस तमाम शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सभी ये जानते हैं, देखिए एक चीज़ जो रियलिटी चेक है ना हमारे पास, उसका बहुत फुकदान है, हम बह जाते हैं। अब पाकिस्तान फाइनल्स में पहुंच गया, ये नहीं देखते कि किस तरह से पहुंचा है, और आगे अगर आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है और आप परफॉर्मेंस नहीं चांस की वजह से आगे पहुंचे हैं
तो आप उनको बुरा भला कहने की मैं बिल्कुल बात नहीं करी, लेकिन वी नीड टू वर्क हार्ड ऑन अस। हम जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, इंडिया की टीम जैसे बहुत एक्सपर्ट टीम समझा जाता है, वो इंग्लैंड के सामने नहीं खड़े हो सके। तो पाकिस्तान को तो इसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है और थी। सो विद दैट एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो आज हम कुछ ई कॉमर्स की बात करेंगे। घर बैठे आप पैसे कमा सकते हैं। ये जुमला तो बड़ा आसान है, लेकिन ये राह कितनी आसान है और इसमें कितने पैसे कमाए जा सकते हैं या इसमें क्या क्या काम हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और इस वक्त का टॉपिक हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूँ है कि कुछ चीज़ें जो हम इंजॉय कर रहे हैं, पूरी दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं और हमें लगता है कि हम मॉडर्न एरा में रह रहे हैं और हम उसको कहीं ना कहीं अपने फ़ोन्स में, अपनी वॉचेस में, अपनी दीगर और चीज़ें जो इर्द गिर्द हैं उनमें, गैजेट्स में यूटिलाइज़ करते हैं जितना भी कम ज़्यादा, और उससे हम महजूज़ होते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि आने वाले दिनों में शायद ये चीज़ हमारी ज़िंदगी की जो बेसिक नेसेसिटी है वो भी हमसे दूर लेकर जा रही है। मैं बात कर रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मैं बात कर रही हूँ उस रेवोल्यूशन की, उस टेक्निकल या जिसको पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 भी कहा जा रहा था, उस रेवोल्यूशन के आने के बाद कितने लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी, हमारी ज़िंदगियां क्या मुश्किल हो जाएंगी या आसान। इकोनॉमिकली पाकिस्तान किस स्टेटस में चला जाएगा और इंटरनेशनली हमारा स्टेटस कहाँ पर होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है। शायद अपेरेंटली आपको डल या ड्राई लगे, बट दिस इज़ नॉट ड्राई एट ऑल। जब मेहमान से आपकी मुलाकात होगी और बात होगी तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, और ख़ुसूसी तौर पे क्योंकि पाकिस्तान में मेजर पॉपुलेशन जो है वो यंगर पॉपुलेशन है। सो यंगर पॉपुलेशन के लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने जा रही हैं, आपके करियर को लेकर, जो पैसा आप कमाने जा रहे हैं उसको लेकर, जो करियर ऑप्शंस आप चूज़ करने जा रहे हैं उसको लेकर। सो फॉर दैट हमारे साथ इस वक्त उसामा कलर मौजूद हैं, जो कि टेक एक्सपर्ट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं, मेटावर्स पे काम कर रहे हैं। ही हैज़ हिज ओन कम्युनिटी एंड ही इज़ लिंक्ड विद इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जो इस पे काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और मैंने इतनी सारी जो खबरें दे दी हैं, अभी इसको आपने क्लैरिफाई करना है। exactly. आपके बारे में सोच के मैंने खबरें दी हैं कि इस पॉइंट को डिफेंड आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये जो हमारे नौकरियों की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, हम बड़े खुश होते हैं, अरे रोबोट्स आ रहे हैं, शायद हमारे पास भी आ जाएंगे, अरे ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं, ड्राइवरलेस कार्स आ जाएंगी, यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अदर साइड ऑफ द स्टोरी आपसे सुनेंगे। अच्छा, ऐसा है कि इंसान जो है जब से वो शऊर में आया और एक तरक्की की राह पे आया, उसका एक ही काम है, अपने काम को आसान बनाना। हाँ तो अब हम कोई भी नई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो हम कोई और नई जनरेट प्रॉब्लम कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिबेट अभी नहीं है, 10 साल पुरानी है, जब टेक्नोलॉजीज एक बूम पकड़ रही थी और उस वक्त इतनी क्लैरिटी नहीं थी। साइंस फिक्शन के अंदर ये सारी क्लैरिटी थी कि हमने देखी मूवीज़ आ रही हैं, माइनॉरिटी रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ मूवीज़ के अंदर आप AI का किरदार दे रहे हैं, रोबोट जो हैं वो वर्ल्ड को टेक ओवर कर रहे हैं। बल्कि 90s की मूवी अगर हम टर्मिनेटर की बात करें, वो स्टार ट्रैक वगैरह जो हुए करते थे, वो तो एलियन वर्ल्ड है, वो बिल्कुल एक अलग। लेकिन हम टर्मिनेटर मूवी है जिसमें हम देखते हैं कि AI ने फ्यूचर के अंदर, तो सोच बहुत पुरानी है और इंसान पहले सोचता है फिर तख्लीक करता है, साइंस फिक्शन से साइंस बनते हुए इस वक्त हम टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में खड़े हैं। अच्छा, बहुत वायरल वीडियोस हैं और हर किसी ने देखी हुई हैं कि एक गाड़ी जो है वो बगैर ड्राइवर के चल रही है, ठीक है, इस किस्म की वीडियोस हैं, ड्राइवरलेस कार हैं। 5 साल पहले ये डिबेट होना शुरू हुई कि AI जो आएगा वो हमारी जॉब्स खाएगा या नहीं खाएगा। 2 साल पहले AI के नए नए वर्जन्स आना शुरू हुए मार्केट के अंदर। अच्छा, होता क्या है कि पहले इस किस्म की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो एक बंद कमरे के अंदर बड़े गीक किस्म के लोग बैठे होते हैं जो उस पर काम कर रहे होते हैं। फिर उन टेक्नोलॉजीज की जब एक लिमिट क्रॉस होती है तो फिर वो कमर्शलाइज होना शुरू होती हैं, वो आम आवाम के लिए मिलना शुरू हो जाती हैं। तो AI के साथ यही मसला था। इस वक्त जो हम बाहैसियत पाकिस्तानी कौम बिल्कुल अनअवेयर हैं वो ये है कि रात को, क्योंकि मैं सारी चीज़ों से देख रहा होता हूँ और कम्युनिटी से टच में होता हूँ, रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, कोई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई अपडेट आई हुई होती है। इस वक्त AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एडवांस हो गया है कि आपकी रियलिस्टिक पिक्चर वो बना देगा। अच्छा, अब इसमें इशू क्या हो रहा है, जॉब्स कहाँ जा रही हैं? फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांस, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं,
जितनी बातें हो रही हैं घर बैठ के पैसा कमाओ, उसमें मैं आपको एक छोटा सा देता हूँ। अगर आप मेरे साथ इमेजिन करें कि एक बंदा, एक क्लाइंट को एक काम चाहिए, एक पिक्चर बनवानी है, सही है। उसने एक बंदा हायर किया इन प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो पाकिस्तान में बैठा कोई बच्चा है, उसको $5 के अंदर उसने कहा कि मुझे ये पिक्चर चाहिए। इसी तरह काम होता है ना, ठीक है। अब वो एक दिन लेगा और वो उसको उसकी मतलूबा जो डिजायर्ड पिक्चर है वो बना के दे देगा। लोगो हो गया, XYZ कोई करेक्टर हो गया, कुछ भी हो गया, फिर समझ नहीं आएगा तो रिवीजन होगा तो 2-3 दिन लग जाते हैं। यही काम AI इस वक्त करेगा नहीं, कर रहा है। DALL-E 2 का इंजन है, मिड जर्नी 4। अब ये नाम जो मैं ले रहा हूँ ना, हर जो भी सुन रहा है वो गूगल पे जाए, लिखे DALL-E 2, वो लिखे मिड जर्नी, और उसके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप खाली उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि मुझे एक लड़की चाहिए एक सेट के ऊपर एक सोफे पे बैठी हुई, और वो आप जैसी कोई पिक्चर बना के 10 सेकंड के अंदर सामने दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, AI सिर्फ एक फील्ड के अंदर नहीं, यहाँ आप देखें, बल्कि ये खबर भी ब्रेक हुई थी कुछ अर्से पहले न्यूज चैनल्स पे कि अब एंकर्स भी हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले आपके सामने बैठे हैं और खबरें सुना रहे हैं और बातें कर रहे हैं। अब हो सकता नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये हो रहा है। हमारे यहाँ हमें पता है नहीं, हमारे यहाँ हो सकता है हमारे यहाँ भी आते आते जी। तो वो एक जो थी ना कि कभी इंसान को रिप्लेस नहीं कर पाएगी मशीन, अब वो एक दकियानूसी बात हो गई। अब ये हो रहा है इस वक्त। कितने ही मुझे टॉप के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं जो वर्चुअल रियलिटी पे हैं, मतलब वो असल में एग्जिस्ट नहीं करते बट वो मौजूद हैं। हत्ता कि मैंने एक अपनी पिक्चर उठाई, सिंगल पॉडकास्ट में था मैं, उधर एक मेरी सिंगल पिक्चर थी, वो उठा के मैंने DALL-E 2 को लिखा कि मैं किसी लड़की के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और वो बिल्कुल रियलिज्म, एक होता है ना स्केच, 2D आर्ट, 3D आर्ट, नहीं, फोटो रियलिज्म, कि आप उसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाई है ये बनी हुई पिक्चर है या रियल है। हम इस तरफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे। अच्छा, बल्कि ये तो आपने और आगे की बात बता दी। अभी जैसे प्ले स्टेशन के गेम्स हैं उसमें जैसे जैसे अपग्रेडेशन आ रही है, अक्सर गेम्स ऐसे होते हैं कि वो आपको रियल कैरेक्टर्स लग रहे होते हैं, वो आपको ये नहीं लगता कि ये किसी किस्म की एनिमेशन है या क्या है। आपको ये देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है ये सोचने में कि ये एक्चुअल कैरेक्टर्स हैं या इन्होंने बनाए हुए हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इससे भी ऊपर आ रही है ना। अब आप सोचें, मैं पिक्चर्स पे था, अब जो नई अपडेट्स आ रही हैं जिस पे काम हो रहा है, वहाँ पे लिखेंगे आप कि मैं चाहता हूँ एक रैबिट है वो डांस कर रहा हो एक हाथी के साथ। आप अगर आप तो क्योंकि मीडिया के बैकग्राउंड से आपको पता है, एक एनिमेशन बनाने के लिए 30 सेकंड की महीनों लग जाते हैं। बहुत टाइम। अब ये अगर महीनों वाला काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 10 मिनट में करके दे देगा, तो जो इंसान बेचारे बैठ के वो एनिमेशन बनाते थे, रिग करते थे पूरी बॉडी को, और फिर उसके अंदर आवाज वगैरह सब डालते थे, वो 10 मिनट के अंदर काम हो रहा है, तो जॉब्स गई ना, जॉब्स गई, लोग हो गए। अच्छा, इस तरह ड्राइवरलेस कार की जो मैंने बात शुरू में छोड़ दी, ड्राइवरलेस कार एक आने वाले वक्तों का कोई नया अजूबा नहीं है, इस वक्त दुनिया में चल रही है। US की स्टेट फियोनिक्स के अंदर तो बाकायदा टैक्सी सर्विस शुरू हो गई है, जहाँ पे आप बस एक कार ऑर्डर करें, कार आती है, ड्राइवर नहीं होता, वो अपना बैठें और मतलूबा डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए। अच्छा, जो सबसे खतरनाक बात है ना वो ये है कि एक हमारा बहुत बड़ा पाकिस्तानियों का चंग जो है वो UAE के मिसाल ले लेते हैं, वहाँ पे दुबई वगैरह में, सऊदीया में, वो जिस पेशे से वाबस्ता है ना वो ज्यादातर ड्राइवर है। ड्राइवर इस वक्त दुबई के अंदर बात चल रही है कि ड्राइवरलेस कार की रेगुलेटरीज क्या होंगी, क्योंकि फलसफाना मसला है। फलसफाना मसला ये है कि अगर उससे कोई एक्सीडेंट सरजद हो जाता है तो वो किस तनाजुर में देखा जाएगा, किस खाते में जाएगा, खाते में जाएगा। तो वो एक बस एक छोटी सी डिबेट है, एक मसला है सिस्टम का, वो सिस्टम बन रहा है। अगले 6 महीनों के अंदर अगर वहाँ पे रेगुलेटरी पास हो जाती है तो आपकी जो सारे, क्योंकि कंपनीज हैं वहाँ तो दुबई में तो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में वो नंबर 1 पे, नंबर 2, नंबर 3 पे चल रहा होगा, लेकिन बहुत आगे है दुनिया से। तो वहाँ पे ये ड्राइवरलेस कार आ जाएंगी, फिर आपके जो ड्राइवर्स होंगे वो क्या करेंगे, जॉबलेस होके इधर आ जाएंगे। अच्छा, होता क्या है कि हम जो ये, अगर आप कम्युनिटीज़ के साथ इन टच हैं, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं वो हैं, तो वहाँ पे जॉब मार्केट जो है वो बड़ी तंग होती हुई जा रही है। उसकी वजह यह है कि मशीन आहिस्ता आहिस्ता आपको रिप्लेस कर रही है। एक वक्त था दुबई के अंदर जाएं, पैकर्स की कुछ भी नहीं तो अब बंदा पैकर्स की जॉब कर लेता था, अब वो भी बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि हर चीज मशीन। जी जी। इनफैक्ट अभी यहाँ तो ये जितनी जॉब्स जा रही हैं या जाने का खदशा है, पहले तो हम समझते थे कि शायद जो एक लो लेवल की जॉब्स हैं वो जाएंगी, लेकिन अब नहीं है। अब तो सुपरवाइजर तक की या उससे आगे तक की जॉब्स जाने का खदशा है। तो फिर ये तमाम लोग क्या करें या हम लोग क्या करें सो दैट हम इस सिस्टम में, ऑब्वियसली जो पूरी दुनिया है, दुनिया के सिस्टम में आपने पैसे कमाने, घर चलाने, दीगर चीज़ें करनी है,
उसमें कैसे सेट होंगे? अच्छा, मैं मानता हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो पहला स्टेप होता है ना, वो होता है कि अवेयर। हमें तो पहले अवेयर होना चाहिए कि ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, अब हो क्या रहा है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप साथ इमेजिन करें कि एक वीडियो एडिटर है और वो वीडियो एडिट कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट के, जब हम यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं ना कि वो रटा रटाया सिलेबस पढ़ा रही हैं, जितने भी अब इस वक्त इंस्टीट्यूट हैं, आपको ये बातें कहीं भी सुनने को नहीं मिलेंगी। वजह ये है कि वो वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो उनको आती हैं। और ये अपडेशन का जो सिलसिला है वो वीकली भी नहीं, अब दिनों के हिसाब से हो रहा है। तो वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, उसमें एआई का कोई प्लगइन आया है। एआई के प्लगइन से क्या हो रहा है कि अब जो काम एक एडिटर 10 दिन में करता था, वही एडिटर वो काम 1 दिन में निपटा लेगा, क्योंकि कंटेंट अवेयर टूल्स आ रहे हैं। अच्छा, अब जो लोग इस चीज़ से अवेयर हैं कि एआई की जो अपडेशन है वो रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही है, एडिटर है उसको पता है कि ये हो रहा है और वो न्यूज़ से बिल्कुल इन टच है, वो अपने आप को अपडेटेड रखता है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले उसको अडॉप्ट करेगा। तो वो अडॉप्ट कर लेगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो वो जो है वो 10 बंदों का काम करना शुरू हो जाएगा। अब ये स्कैरी पोजीशन तो है कि जो 10 बंदे हैं वो एक बंदे वो पे आ क्या जाएंगे। करेंगे फिर? ये सवाल है ना अब मेरा। वो क्या करेंगे, वो एक प्रॉब्लम दुनिया के सामने आएगी और फिर दुनिया उस पर बाद में डिस्कस करेगी। तो पहले से अगर हम कोई पूछे कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि अपने आप को अवेयर रखें। एआई की जितने जो ज्यादा अवेयर रहेगा वो उस रेस में जीतेगा। दुनिया का इक्विलिब्रियम इसी तरह काम करता है, जो कुदरत का निजाम है वो इसी तरह आप काम अपने करता है। आप को वक्त के साथ वैल्यू एडिशन करें अपने Exactly. अंदर। यानी जैसे कंप्यूटर्स आए थे तो मैनुअल वर्कर्स, मैनुअल अकाउंटेंट्स जो थे उनको बड़ी दुश्वारी हुई थी। कुछ लोगों ने स्विच कर लिया था, कुछ ने नहीं किया था। मैंने ऐसे लोग भी देखे थे जिनकी जॉब चली गई थी लेकिन वो स्विच नहीं कर पाए थे कंप्यूटर्स पे। अब उसी तरह से ये एक और एरा ऐसा आ रहा है जिसमें हमें स्विचिंग की ज़रूरत है। सो स्विच करने के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप रेस में पीछे रह जाएंगे। आपने जो बड़ी बेहतरीन मिसाल दी, एक वक्त था ना सिटी कोर्ट के बाद टाइपराइटर वाले बैठे रहते थे, उनके पास बड़ा रश होता था। कंप्यूटर का जमाना आया, जिन्होंने अपग्रेडेशन की कंप्यूटर के ऊपर, वो वहाँ पे उन्होंने टाइपिंग शुरू कर दी। फिर टाइपिंग एक स्किल था जो बड़ी डिमांड था, इन डिमांड था। आहिस्ता आहिस्ता करके अब आज के दौर में टाइपिंग कोई स्किल भी नहीं रहा, एक एडिशनल स्किल भी नहीं रहा। बिल्कुल, पहले टाइपिंग लोग सीखा करते थे, सीवीज पे लिखते थे कि टाइपर और टाइपिंग स्पीड लिखते थे, और ये अब तो मतलब टाइपिंग तो आती है जिस तरह बोलने आता अब है। तो कोई मसला ही नहीं है। आई मीन जिस रफ्तार से हम मोबाइल पे टाइप कर लेते हैं, हमें वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में सारे अल्फाबेट्स हैं कि ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। पहले आपको याद है वो सीखा करते थे AS और फिर उसके बाद जो थे जो दो उन सबको सीखा करते थे। सो यू नो ये चेंजेस आ रहे हैं। इस बात को मजीद हम आगे बढ़ाएंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, एक और मेहमान से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ उसामा कलर साहब मौजूद हैं जो कि टेक एक्सपर्ट हैं और काफ़ी सारी बातें हम उनसे कर रहे थे। साथ में अब हमें ज्वाइन किया है हसन बेग साहब ने, जो अपनी गुफ्तगू की वजह से और जिस तरह वो आवाज़ उठाते हैं मुख्तलिफ मामलात पे काफ़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आप सब इन्हें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हसन साहब, जिस तरह की गुफ्तगू इस वक्त हो रही है, ज़ाहिर है आप हर चीज़ पर ही बात कर रहे होते हैं, तो इस पर भी कुछ सोचा है आपने? क्योंकि हमारे यहाँ अभी आपने फाइवर का जिक्र किया था और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर अमेज़ॉन की हमने बात की, इस तरह काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़। लोग कहते हैं जी घर बैठे आप मिलियंस कमा सकते हैं, घर बैठे आप मिलियनर बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। लेकिन रियलिटी, क्योंकि मैंने देखा है लोग जो इसके साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनका अकाउंट बनना मुश्किल, फिर उनको काम मिलना मुश्किल, फिर उसके बाद पैसे, ये वो बड़े मुश्किलात हैं। आपका क्या स्टांस है इस बारे में? एक पोस्ट आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर, अक्सर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे 2-3 बार नजर आई कि जो लोग ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं बड़े अमीर हो रहे हैं। हाँ, वो और उनकी प्रॉपर्टी लिखी होती है कि ये 4 लोग हैं, ये सिखा रहे हैं और ये तो बड़े अमीर हैं और इन्होंने कभी भी इन प्लेटफॉर्म्स पे काम ही नहीं किया और लोगों को बोल रहे हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स में बड़ा पैसा है। और अब देखें, एक अमेज़न की एग्जांपल बनाए। हाँ, एक अमेज़न की एग्जांपल दूंगा। देखें, अमेज़न जो है, जो पाकिस्तान में जो है इस तरह से सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है उसका ऑफिशियली वो भी नहीं है। और जो है फिर क्या करते हैं ये लोग, लोगों को बोलते हैं, बच्चे बेचारे जो
जाहिर सी बात है जिनके पास नौकरियां नहीं है उनको बोलते हैं कि आप इतने पैसे दें, कोर्स करें और 6 महीने बाद जो है या 3 महीने बाद जो है, हर किसी का अपना एक बेचने का तरीका है, उसके बाद जो है $200, $500, $600, $1000 कमाइएगा महीना बैठ के, और उसके बाद आपके सारे मसाइल। अब बेचारा जो बच्चा है उसके बाद नौकरी तो है होती नहीं है, वो अपनी माँ बाप के आगे जिद करता है। माँ बाप क्या करते हैं, अपने रिटायरमेंट का फंड होता है, माँ ने BC डाली होती है, बहन की शादी के लिए पैसा रखा होता है, वो जो है बच्चे को देते हैं कि बच्चा 8 महीने से घर पे बैठा हुआ है, कुछ कर लेगा, कमा लेगा। वो जब उधर कोर्सेज करता है उसके बाद जो है वो जब मार्केट में निकलता है, मार्केट में तो उसकी है ही नहीं, तो वो बेचारा क्या कर, उसके बाद क्या होता है, वो ड्रग्स में लग जाता है, वो गलत लोगों में बैठना उठना शुरू कर देता है, होटलों पे 4-4 घंटे 6-6 घंटे बैठा हुआ है, क्योंकि घर फेस नहीं कर पाना ना, उसने माँ बाप का 3-4 लाख रुपए और बर्बाद कर दिया, पहले वो सक्सेसफुल नहीं था। तो अब हमने ये सिलसिला किया है कि देखें यहाँ की यूथ बहुत परेशान है, उनके पास वसाइल नहीं है, उनको कोई ओन नहीं कर रहा, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो वो बेचारे होटलों पे बैठे होते हैं। मैंने देखा है कि अगर आप सैटरडे संडे निकले, आपने भी देखा होगा चाय के होटलों पे 400 500 लड़का बैठा हुआ है वहाँ पे, और वो क्या कर रहा है, लूडो खेल रहा है, पत्ते खेल रहा है। तो हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है कि भाई आप देखें होटलों पे नहीं बैठे, आप अपना वक्त बर्बाद नहीं करें, आप बहुत टैलेंटेड हैं, ये आपको पता है, लेकिन आपको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, आपको गलत तरफ लेके जा रहा है। तो वो लड़का जो है उसके लिए हम लोगों ने प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं और वो उसका स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह ये जो कमिंग संडे है इधर से स्टार्ट हो जाएगा, ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। उसमें ये है कि कोई पैसे आपको चार्ज नहीं करेंगे, सही, आप आएँ वहाँ पे अपनी आपको रजिस्टर करवाएं। जो कोर्सेज लोग 1.5 2 लाख रुपए में करवाने उसके कोई पैसे नहीं लेंगे, कोई पैसे नहीं। अच्छा, फिर एक और साइंस है कि उन बच्चों को जब बुलाया जाता है ना, ऐसे कोर्सेज जो फ्री में लॉन्च करते हैं, वो बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट दो। अरे रिक्शे वाले का बच्चा है, तंदूर वाले का बच्चा है भाई, चिंची चलाता है उसका बाप, ड्राइवर है, उसने कभी कंप्यूटर की शक्ल ही नहीं देखी। जब मुझे एक चीज़ आती नहीं है, मैं उसका एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे दूंगा? फिर उसमें MCQs डाल देते हैं, वो लेवल्स के सवाल डाल देते हैं, सिनोनिम्स डाल देते हैं, वो बेचारा बच्चा जो है वो भाग जाता है। तो वो जो एक क्लास है ना, बस वही आती है उसके अंदर, और जो जाहिर सी बात है वो वेल ऑफ होते हैं, वो पढ़ते हैं। तो अब जो है भाई, तंदूर वाला का बच्चा भी बढ़ेगा, दिहाड़ीदार तबका, आपका बाप किसी कहीं जाके कलर करता है, रंग करता है, तो वो भी आके काम करे। कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं, मुझे सीखना है ना, मुझे गाड़ी चलाना आती ही नहीं है, तो मुझे बोलना टेस्ट दो पहले। मैं गाड़ी चलाने आती नहीं, मैं टेस्ट कैसे दूं? तो वो कोर्सेज जो 40-50 हज़ार, 1.5 लाख 2 लाख में, इसमें कोई वो वाले कोर्स नहीं है। इसमें ई-कॉमर्स भी है, सही, ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, इसमें रोबोटिक्स भी है, इसमें जो वेब डिजाइनिंग भी है, वेब डेवलपमेंट भी है, ग्राफिक डिजाइनिंग, UI UX, अच्छा, ये ₹1000 सिर्फ इसकी रजिस्ट्रेशन के होंगे, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन भी इस वजह से रख रहा हूँ मैं ₹1000, क्योंकि उस बच्चे को ये पता हो कि मैं मुफ्त में नहीं पढ़ रहा, मैं पैसे देके पढ़ रहा हूँ। उसके अंदर एहसास कमतरी के शिकार नहीं हो कि भाई मैं जो हूँ कि खैराती स्कूल में जा रहा हूँ या किसी, वो बोलेगा भाई मैंने पे किया ₹1000। वो फीस इस वजह से भी है कि बंदे लोग क्या करते हैं, फ्री की चीज़ होती है उसकी वैल्यू नहीं करते। 3 दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, बोलते हैं फ्री में तो है। तो 3 दिन 4 दिन हम लोगों ने एक वो भी बनाएंगे इसके ऊपर कि बंदा जो है कितनी छुट्टियां करेगा, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। तो ये चीज़, और इसमें मैंने देखा जो फोटोग्राफी के कोर्सेज होते हैं ना, अभी मैं देख रहा था, फोटोग्राफी एक साहब सिखाते हैं, 40-50 हज़ार रुपये लेते हैं। तो हम जो है उसके अंदर फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, सारी चीज़ें फ्री है। और फिर अगर आपने कोई यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और उस पर आप अर्निंग कर रहे हैं, तो आपके लिए पॉडकास्ट स्टूडियोज़ भी हैं। उसके अंदर भी एक हायरार्की बनाएंगे कि एक शख्स जो है महीने के अंदर 4 बार 45 मिनट के लिए वो अवेल कर सकता है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप किसी स्टूडियो को हायर करना चाहें, मीडिया से ताल्लुक है, 45 हज़ार, 40 हज़ार रुपये 1 घंटे की फीस लेते हैं, उसके अंदर हम फ्री रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ में सैटरडे संडेज होंगे, सेकंड फेज़ में जो है इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, क्योंकि 1 से 1.5 महीना हम लोगों ने जगह ले ली है, एडवांस वगैरह कर दिया, उस जगह को डेवलप करने में। बिजनेस एवेन्यू शारा फैसल 6th फ्लोर पे हम लोगों ने ऑफिस लिया है। वो लिया भी इस वजह से शारा फैसल पे मेन जगह पे, और कोई ऐसी जगह नहीं है वहाँ पर कि कोई जो है किसी ऐसे पार्क में पढ़ा रहे हैं या कोई वो जबरदस्त किस्म की प्रॉपर सिस्टम है। और प्रॉपर सिस्टम फिर हम देखेंगे भी आपका कि कैसा है। अच्छा, ये जितनी बातें आपने की थी अपने आप को इक्विप रखने वाली और कोर्सेज करने वाली, अपडेट करने वाली, ये आपके इस इंक्यूबेशन सेंटर्स में मौजूद होंगी? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली यही प्लान है। मतलब गेम प्लान यही है कि जो अपडेटेड नॉलेज है वो दी जाए। अच्छा, मसला क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी, अगर आपने कोई एग्जांपल आपके जहन में आए, एक ग्रुप है वहाँ पे महीना 3,000 लोग ज्वाइन हो रहे हैं और रोज़ाना की 1-2 सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। तो मतलब 60 सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, जो 0.2% भी नहीं बनता कि जो लोग एनरोल हो रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो हकीकत यही है। इसकी वजह, बुनियादी वजह क्या है कि एक बड़ा क्लासिक ये समझ लें कि तरीक़ेकार होता है इन चीज़ों की मार्केट करने का,
कि आप सक्सेस स्टोरीज को हाईलाइट करते हैं और एक नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे होते हैं कि भाई देखो उसने 5 लाख कमा लिए, उसने 3 लाख रुपए कमा लिए, तुम भी कर सकते हो। अब ये जो एक पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है हमारी नौजवान नस्ल के ऊपर कि जब वो हसन भाई ने जिस तरह कहा कि वो अचीव नहीं कर पाते तो वो गलत चीज़ों के अंदर लग जाते हैं। तो रियलिटी यही है कि कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप घर पे कमा रहे हैं बैठ के या कुछ भी कर रहे हैं। इसको इसी पॉइंट को आगे लेकर चलेंगे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक। और क्योंकि वक्त हमारे पास अब कम है और मैं चाहती हूँ कि जितनी बातें आप लोगों के दिल में इस हवाले से मौजूद हैं, हमारे साथ उसामा कलर मौजूद हैं और हमारे साथ हसन बेग साहब मौजूद हैं। सो जो हम इस वक्त टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जितनी चीज़ें रह गई हैं आई एम श्योर कि वो इस वक्त में कंप्लीट नहीं हो सकती, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि आप लोग कंक्लूड करें, लोगों को बताएं क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले तो लोगों को एक राह दिखानी है, जो कि आजकल यूथ को बड़ा गुमराह किया जा रहा है। मुझे अफसोस होता है, मैं देखता हूँ कि हमारी यूथ जो है सियासी जलसों में 8-8 घंटे बर्बाद कर रहे होते हैं। कोई बताते हैं फलाना मार्च है तो पैदल निकल जाते हैं। अरे भाई अपने फ्यूचर का सोचो यार। होटलों पे लोग बैठ के क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, इमरान खान के कौन से पैर में गोली लगी, असली थी नकली थी, लेकिन उनको अपने फ्यूचर की परवाह नहीं है। 4-4 6-6 घंटे बैठे हैं। तो हम लोग एक चीज़ बना रहे हैं इंक्यूबेटर सेंटर नाम की, जिसमें जो है भाई मैं बोलता हूँ कि अगर आपको चाय पीनी है ना, हम लोग आपको चाय देंगे, कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे। आप यहाँ पे आएँ, चाय पिए, अपने सेल्फ को रजिस्टर करवाएं, 4 घंटे बैठें, 6 घंटे बैठें, ऐसे एटमॉस्फेयर पे बैठें जहाँ पर जो है 4 लोग पढ़ाई की बातें कर रहे हो, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन की बात कर रहे हो। भाई अगर आपके घर में लाइट चली जाती है ना, तो भी आप अपना असाइनमेंट को या कॉलेज का यूनिवर्सिटी का वहाँ पे आके करें, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। अगर भाई से लड़ाई हो जाती है, भाई बोलता नहीं आपको नहीं बैठना कंप्यूटर पे, मेरा टाइम है, तो भी आप आ जाओ इधर, लैपटॉप यूज़ करो, एडिटिंग करो, वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, काम करो यार। कब तक होटलों पे बैठ के हम लोग पता नहीं कौन सी सियासी जलसों की डिबेट करते रहेंगे और बोलते रहेंगे बस पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, लोग यहाँ से चले जाओ। अच्छा यहाँ से जाकर भी तो वही करना है जो यहाँ बैठ के करना था, वहाँ जाकर भी तो यही करना है। क्यों जाना है पाकिस्तान छोड़ के यार? क्यों इसको बेहतर नहीं कर सकते? अगर सब छोड़ के चलेगा तो इस मुल्क को कौन ऑन करेगा? फिर क्यों जाते हैं सियासी जलसों में और फिर यही बातें हो रही है पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ, कुछ नहीं रखा। अरे बेहतर कौन करेगा? मैं और आप ही करेंगे ना इसको। यही पाकिस्तान था। मैं बोलता हूँ कि वो जो लड़का जिसने MBA किया हुआ है, NID से ग्रेजुएट किया हुआ है, उसने वो बेहतरीन बिरयानी बना सकता है, तो IT में स्टार्टअप क्यों नहीं कर सकता? वो बेहतरीन किस्म की ऐप क्यों नहीं बना सकता? बेहतरीन किस्म की वेबसाइट पड़ोस में देख लेना आप। हिंदुस्तान के अंदर कहाँ पहुंच गए वो? फिलीपीन को देख लें यार, IT में कितना आगे चले गया। लेकिन हम जो हैं, हमारा पढ़ा लिखा ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में टैलेंट नहीं है, बहुत टैलेंट नहीं। और हमारे यहाँ वो जो चीज़ें बना भी रहे हैं ना, ऐसे अक्सर यंगस्टर्स हैं हमारे शो में भी आते हैं जो चीज़ें बनाते हैं, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट की तरह बनती है और फिर वो डब्बा होके साइड में हो जाती है, क्योंकि हमारी वो माहौल नहीं है ना, वो सोच नहीं है। एक छोटी सी बात ऐड करूंगा इसमें, हमारे यहाँ स्मॉल बिजनेस लोन्स भी नहीं है। अब जैसे मैं हूँ ना, मैं कुछ करना चाहता हूँ ना, तो मुझे 1.5-2 लाख रुपए का लोन चाहिए, 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, कोई बैंक नहीं देता, कोई कंपनी नहीं देती। कुछ बैंक्स हैं लेकिन मैं बोलूँ बिरयानी का ठेला लगाना है ना, तो मुझे हर कोई लोन देगा, क्योंकि वो इजी इनकम है। यानी कि सुबह देख के लेकर आऊंगा, शाम में वो देख बेच के चले जाऊंगा मैं जी, और उसमें प्रॉफिट भी दे दूंगा। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद 3 देगे भी लगा लूंगा कि देखो बिजनेस बढ़ गया। लेकिन मुझे अपनी एक ऐप बेचनी है ना, उसके लिए मुझे 8 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, 6 महीने मेहनत करनी है, फिर मैं किसी क्लाइंट को कन्विंस कर चुकूंगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। छोटा शॉर्ट टर्म के चक्कर में ना हमने सब कुछ तबाह कर दिया है। ठीक है, इनोवेशंस नहीं होती जिस तरह हम कह रहे हैं कि बातें नहीं होती। बातें जब होंगी वो माहौल मिलेगा, बैठेंगे। अच्छा एक ना लंदन रॉयल ऑफ सोसाइटीज थी और वहाँ पे ना हर तबका फिक्र के फलसफी आके बैठा हुआ है, साइंटिस्ट आके बैठा हुआ है। हर किसी का सोसाइटी में एक काम होता है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास दिमाग है, और ये लोग जब मिलते हैं आपस में कम्युनिकेशन होती है तो इनोवेशन होती है। हमारे यहाँ टोटल आवाम को लगाया हुआ है, बच्चों को लगाया हुआ है, पैसा कमाओ 21 दिन में पैसा डबल करो, या तुम जाके बस पैसा 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 बाय प्रोडक्ट होता है, आपको कुछ अचीव करना होता है। जब हम पड़ोसी मुल्क की बात कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आप जाके देखें इस तरह का कल्चर है, इस तरह का माहौल बना हुआ है जहाँ पे यंगस्टर आके बैठते हैं और आइडियाज़, पीपल डिस्कस नहीं करते, लोगों के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा होता, वहाँ पे आइडियाज़ पे डिस्कशन हो रहा होता है। अभी मैं बाइनेंस की कॉन्फ्रेंस में, दुबई में एक कॉन्फ्रेंस में था क्रिप्टो के अंदर, तो वहाँ पे इनवाइटेड गेस्ट था, एक पड़ोसी मुल्क का ही लड़का आके बैठा हुआ था, यंग लड़का,
जिसने एक ब्लॉकचेन बनाई थी पॉलीगॉन की और एक सॉल्यूशन दिया था। और वहाँ उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई 3-4 पाकिस्तानी थे, मैं और मेरे दोस्त थे, जो हम एज अ मतलब अटेंडेंट उसको अटेंड करने गए हुए थे उस कॉन्फ्रेंस को। हमने भी कोई बड़े तीर नहीं मारे थे, लेकिन ये देख के अफसोस हो रहा होता है कि बस पैसा कमाओ, 21 दिन में पैसा पूरी एक है ना, ऐसा लगता है कि किसी या तो मकासद के तहत एक पूरी नेशन को, जो यूथ इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, उसको गलत राह पे लगा दिया है कि बस सुबह सो घर पे बैठो, इजी मनी। और सारे लोग सोशल मीडिया पे आ जाओ, क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, कंटेंट क्रिएटर या टिकटॉकर बन जाओ, घुमा के टायर घुमा, पता नहीं क्या अजीबो गरीब चल रहा है और थोड़े से वायरल हो जाते हैं। आप उन लोगों को प्रमोट, आपने जिस तरह की बात कही कि बच्चे बैठे होते हैं, कुछ इनोवेशन करके आते हैं, उनके हाथ पकड़ने की जरूरत होती है कि बेटा तुमने ये कर लिया, अच्छा ये चीज हुई हुई है, अब तुम देखो कि तुम प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे शहर में तुम्हारे इर्द गिर्द कितने मसले हैं, उसको इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए तुम सॉल्व कैसे कर सकते हो। अच्छा, और अब मैं ये भी कहती हूँ, ये जितनी एड कैंपेन्स हैं और चीज़ें होती हैं, किसी पढ़े लिखे बच्चे को क्यों नहीं डाल देते उसमें? भाई ज़रूरी है कि आप जो टिकटॉकर फेमस हुआ है या सोशल मीडिया वाला फेमस हुआ है, बस आप उसी को डालेंगे? इंस्पिरेशन ही आपने वही बनाई हुई है। एग्जैक्टली, मौका ही उन लोगों को देते हैं सिर्फ। मैंने एक साहब हैं मोहम्मद उमैर, उन्होंने कोविड के दौरान ना वेंटिलेटर बनाया, और इमरजेंसी वेंटिलेटर, और जो कि बहुत कम पैसों के लिए, उनको कोई भी नहीं जानता, लेकिन वो जो मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है ना टायर से, उनके लाखों फॉलोअर हैं, ये मिलियनों बात मेरे फॉलोअर ख्याल में चलती रहेगी। अब हमें यहाँ क्लोजिंग करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का, और इसी तरह वापस भी आइए और लोगों को बताते रहिए, ये सेशंस बहुत बहुत ज़रूरी है। और जितनी बातें कही गई इस पर सोचिएगा ज़रूर, जिसे आप रिपीट में भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।